हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके थे, सौरमंडल में पृथ्वी और ग्लोब वाला अक्षांश और देशांतर, जो मैं 2 चैप्टर आपको पीछे वाली क्लासेस में पढ़ा चुका था इसी चैनल पे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप पिछले 2 वीडियोज देख सकते हैं। के बाद में अभी हम तीसरा पढ़ेंगे, और हमारे इस चैनल पर हम सारे एनसीईआरटी के सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चाहे वो क्लास 6 का हो, 7th का हो, या 8th का हो, या 9th का हो, और सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे चैप्टर्स इसी चैनल पर अच्छे से डिटेल में मिल जाएंगे। विद आपके जो क्वेश्चंस आंसर है मैं वो भी सॉल्व कराऊंगा। देखिए, पृथ्वी की गतियाँ। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। तो ये पृथ्वी बनाई हुई है, अब जैसे ये ऐसे घूम रही है बच्चों, आप देखो ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी? परिक्रमण। ये क्या कहलाएगी बच्चों? परिक्रमण। सॉरी, ये अपने अक्ष पे घूम रही है ना, यहाँ पे जैसे ये इसका अक्ष है यहाँ पे, और इस अपने अक्ष पे घूम रही है, तो इसको बोलते हैं बच्चों घूर्णन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? घूर्णन। और परिक्रमण क्या होगा कि जैसे ये ऐसे करते करते ऐसे घूमते रहेगी, यहाँ पे ये सूर्य के जो चारों तरफ घूमेगी बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं परिक्रमण। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण, चारों ओर परिक्रमण, और अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है बच्चों? घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को बोलते हैं परिक्रमण। तो अभी तक आपने क्या 2 चीजें सीखी, एक होता है परिक्रमण और एक होता है बच्चों घूर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है, तो आप कहोगे परिक्रमण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाना, ये क्या होता है? परिक्रमण। और घूर्णन होता है अपने ही अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूर्णन करना, घूमना, ये क्या कहलाता है बच्चों? घूर्णन कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो घूर्णन और परिक्रमण ये 2 गतियां हैं पृथ्वी की, इनमें आपको अंतर पता चल गया। अब पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। देखो, ये पृथ्वी है, ये आपको पता है, हम मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये इसका अक्ष है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। ये पृथ्वी का क्या है? अक्ष है। ये विषुवत रेखा है, ठीक है। ये मैं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है बच्चों? अक्ष कहलाती है, ठीक है। अब अक्ष जो है वो इसकी कक्षीय सतह से कौन सा कोण बना रही है बच्चों? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी जो है वैसे तो अपनी अक्ष पे, यहाँ देखोगे आप तो ये कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। लेकिन जो ये अगर यहाँ से जो कच्ची सतह लेंगे, इससे कितना कौन सा कोण बनाएगी? ये 66.5 डिग्री। ये वाला जो कोण है बच्चों, इस अक्ष का ये वाला कोण कितना है? 66.5 डिग्री। और अगर वैसे देखेंगे ऐसे, तो कितना झुकी हुई है? ये 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों, 66.5 डिग्री का कोण बना रही है कच्ची सतह से। वह समतल जो कच्छ के द्वारा बनाया जाता है उसे कहते हैं कक्षीय समतल। ये जो कच्छ है, जैसे कच्छ क्या होता है कि जैसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो जो समतल बनाया जाएगा ऐसे इस, वो क्या बनाएगा बच्चों? कक्षीय समतल कहलाएगा। यानी वह समतल जो कच्छ के द्वारा बनेगा उसे बोलेंगे कक्षीय समतल। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये तो आप जानते हैं। पृथ्वी को प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से, क्योंकि पृथ्वी क्या है? ग्रह है, और पृथ्वी का ना कोई अपना प्रकाश है ना ही उष्मा है। वो किससे प्राप्त करती है? तारों से। और तारे कौन से? सूर्य से। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए इस समय में सूर्य सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। गोला बोल सकते हैं। बाकी पृथ्वी का जो आपको पता है कि जो आकृति है वो कैसी है? भू आब है, यानी ध्रुवों पे चपटी हुई है, और यहाँ विषुवत पे, यहाँ पे सॉरी, इक्वेटर पे थोड़ी सी उभरी हुई है, ठीक है। इस समय में सूर्य इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको समझना है, जैसे कि नीचे समझाया होगा, ये रहा। जैसे ये हमारा सूर्य है, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है बच्चों? सूर्य। इस वाले डायग्राम में देखिए ये सूर्य, यहाँ से रोशनी आ रही है।
अब आप इसको देखिए, ये हमारी पृथ्वी ऐसे अक्ष पे अपनी पे झुकी हुई है, ये एग्जैक्ट फिगर है उसका, ये इसका क्या है, पृथ्वी का अक्ष है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये बच्चों कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है। अब आप देखिए जो अभी पृथ्वी क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है कि नहीं घूम रही, ऐसे घूम रही है ये, और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। तो जो हिस्सा इसका इस टाइम पे सूरज के इस तरफ होगा, सूरज की तरफ होगा, यहीं पे तो सूरज का प्रकाश आ पाएगा यहाँ तक, ऐसे सूरज की किरणें आएंगी इस तरह, तो जो सूरज की रोशनी है वो इसी हिस्से पे पड़ेगी बेटो बच्चों, है ना। तो ये जो हिस्सा होगा इस पे तो क्या रहेगा, दिन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी आएगी। लेकिन इस हिस्से पे सूरज की रोशनी घूम के थोड़े ना पहुंच पाएगी, तो इस हिस्से पे क्या रहेगा बच्चों, रात रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, अंधेरा रहेगा। इसीलिए क्या होता है कि हम एक तरफ तो दिन रहता है और दूसरी तरफ क्या रहती है बच्चों, रात होती है। आपको समझ में आ गया। फिर धीरे धीरे करके ये वाला जो रात वाला हिस्सा है, ये धीरे धीरे करके घूमते घूमते सूरज के सामने आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर दिन। और जो हमारा वाला हिस्सा सपोज हम यहाँ पे हैं, ये घूम के पीछे आ जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगी, रात। तो इस तरह से रात होती है। और हम बोलते हैं कि सूरज उग गया, सूरज डूब गया, जबकि बच्चों सूरज तो अपनी जगह पे ही है, सूरज कभी ना डूबता है, अस्त होता है, ना ही उदय होता है, सूरज अपनी जगह पे है। एक्चुअली पृथ्वी का घूर्णन होता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दिन और रात बनते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। सूर्य की ओर वाले भाग पर क्या होता है, दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से क्या रहता है, दूर रहता है, वहां पे क्या होती है बच्चों, रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन अथवा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। अब देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपका, प्रदीप्ति व्रत, ये जो भाग है, ये जो व्रत बन रहा है ऐसे करके पूरा एक व्रत बन रहा होगा, पीछे से ऐसे घूमते हुए यहाँ पूरी पृथ्वी व्रत आ रहा होगा। ये जो व्रत है जो कि दिन और रात को अलग कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रदीप्ति व्रत, क्योंकि इस साइड में दिन होगा जो सूरज की साइड होगा, और इस साइड रात होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रदीप्ति व्रत। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, ये अक्ष के साथ में नहीं मिलेगा, यह व्रत जो है वो ये कह रहा है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। आपको पता है कि पृथ्वी का ये पूरा जो घूर्णन होता है, एक घूर्णन करने में, यानी कि पृथ्वी का ये वाला पॉइंट जो ए है, मान लो ऐसे घूमेगी 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 और ये घूम के यहीं पे आने में कितना टाइम लगता है बच्चों, 24 घंटे। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, कितना टाइम लगता है बच्चों, 24 घंटे। क्योंकि आप ये सोचो, यहाँ पे अगर ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, और यहाँ पे अभी 12 बज रहे हैं दिन के, तो इस पॉइंट को घूम के यहीं पे आने में कितना टाइम लगता है, 12, क्योंकि अगले दिन के 12 बजेंगे, तो कितना टाइम हो गया, 12 बजे दिन के से अगले, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो 12 बज जाएंगे रात के। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में डिटेल में, यहाँ जाएगा यही पॉइंट ए, जब घूम के यहाँ जाएगा तो रात के 12 बज रहे होंगे, फिर घूम के यहाँ आएगा तो दिन के 12 बजेंगे, तो दिन के 12 से दिन के 12 कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए ना बच्चों। तो पृथ्वी अपना एक पूरा घूर्णन करने में कितना समय लेती है, अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है बच्चों। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो घूर्णन का जो समय काल है, एक पूरा घूर्णन करने में जो समय लग रहा है, उसी को कहा जाता है दिन, पृथ्वी का दिन कहा जाता है। और यह पृथ्वी की क्या है, दैनिक गति है। ये कौन सी गति है बच्चों, दैनिक गति, डेली हो रही है। तो आपको यहाँ तक ये सब कुछ समझ में आ चुका है बच्चों। अब देखो, अगर पृथ्वी, आपको ये पता चल गया अब दिन और रात कैसे बनते हैं, दिन और रात कैसे बनते हैं, ये कोई पूछेगा तो आप बता देंगे ना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। वह भाग जो सूर्य के सामने होता है उस भाग पर दिन होता है, और सूर्य के दूसरे, पृथ्वी का वह भाग सूरज के सामने नहीं होता उस भाग पर रात होती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और पृथ्वी की जो दैनिक गति है उसमें 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है, ये सब आप लिख देंगे। अब देखो बच्चों, अगर पृथ्वी घूर्णन ही ना करे तो क्या होगा, आप बताइए। आप पृथ्वी अगर घूर्णन ना करे तो क्या होगा, उसके कारण क्या होगा कि सूर्य के तरफ वाले भाग पर हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी पड़ती रहेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, वहां पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव हो ही नहीं पाएगा। अगर मान लो कि आपकी तरफ केवल, आप जहाँ रहते हैं वहाँ केवल दिन ही दिन रहे, रात हो ही नहीं, तब वहां पर जीवन हो पाएगा क्या। दिन, अगर दिन वहां पर रहेगा तो हमेशा क्या पड़ेगी बच्चों, वहां पर गर्मी पड़ती रहेगी, गर्म हो जाएगा वो क्षेत्र, गर्म हो जाएगा, तो उस तरह से वहां पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरे क्षेत्र पे क्या होगा, रात पड़ती रहेगी, और रात पड़ती रहेगी दूसरे भाग में, तो वहां पे क्या होगा, ठंड पड़ती रहेगी, ठंड पड़ती रहेगी, तो वहां पे भी जीवन नहीं होगा, क्योंकि वहां हमेशा रात ही रहेगी।
तो अगर आपको जीवन संभव हो करना है तो दिन और रात होने चाहिए। पृथ्वी की दूसरी गति, अब हम पढ़ेंगे दूसरी गति। ये आपने कौन सी गति पढ़ी बच्चों? घूर्णन गति। अब पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे को बोलते हैं परिक्रमण। ये मैंने बताया, जैसे ये हमारा सूर्य है, ये आप देख रहे हैं, ये सूर्य है बीच। अब इसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रही है, ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। देखो ये कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब ये सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पे भी घूर्णन कर रही है, दोनों काम कर रही है। आप समझ पा रहे हो कि सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती जा रही है और अपने अक्ष पे भी घूमती जा रही है। ठीक है, ऐसे सोचिए कि एक लट्टू जो घूमने वाला होता है, वो लट्टू घूम रहा है और घूमते घूमते वो किसी चीज के चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है। तो ये वाली जो गति है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति जो अपने अक्ष पे कर रही है, इसी को बोलते हैं परिक्रमण। पृथ्वी एक वर्ष या फिर बोल देंगे 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का क्या करती है? एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक वर्ष में यानी पूरा एक वर्ष लेती है, या फिर हम बोल सकते हैं 365 सही 1/4 दिन, इतने में क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें जोड़ देनी है। आपसे कोई पूछे कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो बच्चों आप कहोगे 365 दिन होते हैं, आप यही तो कहते हैं। लेकिन 1/4 दिन और रहते हैं। 1/4 दिन का मतलब कितना हो गया? 6 घंटे। ऐसे ऐसे 6 घंटे कर करके 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे बच्चों? 24 घंटे। और 24 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा? एक दिन। इसीलिए हर 4 वर्ष बाद एक दिन जुड़ जाएगा, तो हर 4 वर्ष बाद जो साल होगा वो कितने दिन का होगा? 366 दिन का। और जब एक साल में 366 दिन होते हैं तो उस साल को क्या बोलते हैं बच्चों? लीप वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष। तो हर 4 साल बाद क्या आता है बच्चों? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष क्यों आता है आप बताओगे? कि साल में कितने होते हैं? 365 दिन, 1/4 दिन होते हैं। 1/4 दिन का मतलब 6 घंटे हुए। 6 घंटे को हम जोड़ते नहीं है, लेकिन अगर 4 साल तक ऐसे ही करते रहेंगे 6-6 घंटे, तो वो एक दिन बन जाएगा और वो साल में जुड़ जाएगा, तो 366 दिन हो जाएंगे। 366 दिन का मतलब होता है लीप वर्ष। तो हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है जिसमें 366 दिन होते हैं। तो ये बच्चों लीप वर्ष आपको समझ में आ गया? वही इसमें बताया गया है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। और आपने देखा होगा लीप वर्ष में ये जो एक दिन बढ़ा है, इसको कब जोड़ा जाता है? फरवरी का। क्योंकि आप जानते हैं फरवरी कितने दिन की होती है बच्चों? 28 दिन की। लेकिन लीप वर्ष जो होता है तब फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की। क्यों हो जाती है? वो एक दिन वो जो है वो यहाँ जोड़ दिया जाता है। ऐसा प्रत्येक चौथे वर्ष में होता है। ठीक है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो लीप वर्ष क्या होता है ये आप बता दोगे किसी को भी? ठीक है। अब चित्र इतने से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार, देखो आप इधर देखिए, ये जो चक्कर है ना, ये पूरा गोलाकार नहीं है, ये दीर्घ वृत्ताकार है। देखो गोला वृत्ताकार होता तो ऐसे होता पूरा वृत्त, लेकिन कोई फोटो अगर ऐसे बना हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? दीर्घ वृत्ताकार। मतलब ये एरिया तो यहाँ पे जब रहेगी तब थोड़ी इसके पास रहेगी, लेकिन यहाँ पे दूर है, तो ये दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो है ये ऐसे घूम रही है। ठीक है, फिर इधर आएगी ऐसे, ये यहाँ पे घूमते घूमते। तो जब ये पृथ्वी जो है यहाँ से स्टार्ट करिए, आप देखिए पृथ्वी जब यहाँ पर है, इसको बोलते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। आप देखेंगे इसमें 22 दिसंबर के टाइम पे इस वाले एरिया में, इस साइड के एरिया में, और स्पेशली जो उत्तरी गोलार्ध का एरिया है, ये इसमें एरिया में क्या रहेगा? उत्तरी गोलार्ध के आप देख रहे हो, उत्तरी गोलार्ध ये वाला जो एरिया है, उत्तरी ध्रुव जो है, इस जगह पे क्या रहेगा? रात रहेगी। रात बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इधर सूरज का, सॉरी इसको जो रात छोड़िए, इधर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य की जो किरणें है वो इधर आएंगी नहीं। ठीक है, इधर आएंगे नहीं, तो इधर क्या रहेगी? ठंड पड़ेगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगी? ठंड पड़ेगी। जबकि ये दक्षिणी गोलार्ध का एरिया है, इस दक्षिणी गोलार्ध के एरिया में क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। यानी 22 दिसंबर के समय, और ऐसा कब होता है? 22 दिसंबर को। तो आप कह सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर के आसपास क्या पड़ेगी? शीत ऋतु। अब हमारा देश जो है भारत, ये कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। आप कहाँ देखना मैप पे, ग्लोब पर, ये कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे कहीं पर है। तो उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत में आपने देखा होगा 22 दिसंबर के आसपास क्या पड़ता है बच्चों? शीत ऋतु, ठंड पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं और 22 दिसंबर के आसपास पृथ्वी की जो स्थिति होती है वो इस तरह से होती है, ये जो इसमें दिखाई गई है। तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है सर्दी। यहाँ पे लिखा है ना दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, इसको बोलते हैं दक्षिण ऐनांत। दक्षिण ऐनांत
इसका जस्ट अपोजिट 21 जून को होता है जब पृथ्वी यहाँ पहुंच जाती है। तो इसमें देखोगे आप ये उत्तरी गोलार्ध वाला एरिया ये इसकी तरफ झुका हुआ है सूरज की तरफ। तो उत्तरी गोलार्ध का एरिया जब इसकी तरफ झुका हुआ है तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पड़ेगा बच्चों गर्मी। उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगी, गर्मी। और ये दक्षिणी गोलार्ध का एरिया, ये नीचे वाला आप देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध का ज्यादातर एरिया ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे सूरज की किरणें नहीं आएंगी ज्यादातर समय तक। तो यहाँ पे बच्चों क्या पड़ेगा आपका, सर्दी। तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी सर्दी और उत्तरी गोलार्ध में रहेगी बच्चों गर्मी। ये कौन सा समय है, 21 जून का समय। ये बच्चों के कौन सा समय है, 21 जून का, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है भारत में, आपने देखा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी बच्चों और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, शीत ऋतु। अब यहाँ पे आप देखो 21 मार्च को बोलते हैं विषुव, इसको बोलेंगे उत्तरी अयनांत। ये हो गया दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर, उत्तरी अयनांत हो गया 21 जून। तो 22 दिसंबर 21 जून। अब देखो ये है अपना, इसको बोलते हैं शरद ऋतु। जब इसकी स्थिति यहाँ पे होगी बसंत ऋतु और शरद ऋतु, इसमें क्या होगा कि इसमें ना तो इसमें पूरे एरिया में कभी ऐसे वो रहेगा जो इसके सामने रहेगा, इसमें इस एरिया में गर्मी पड़ेगी। तो इस एरिया में क्या होगा, ना तो गर्मी रहेगी ना सर्दी रहेगी, जैसे 21 मार्च का टाइम, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से क्या होगा कि जब ये सूरज घूमते 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 यहाँ पे क्या आ रहा था, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ रही थी, ये घूमते घूमते यहाँ आ गया। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों ही दक्षिणी गोलार्ध होगा उत्तरी गोलार्ध में, इसमें दोनों में ही गर्मी और सर्दी रहेंगी। लेकिन जब ये घूमते घूमते इधर आ जाएगा तो इधर उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य के सामने आ जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। 21 मार्च में क्या होगा, विषुव, इसको बोलते हैं बसंत ऋतु आ गई। तो बसंत ऋतु आएगी, ठीक। उसके बाद में इधर देखोगे बच्चों, यहाँ पे होता है 23 सितंबर, इसमें होगी शरद ऋतु, बसंत ऋतु। इसमें क्या होगा देखो, उत्तरी गोलार्ध में तो रहेगा बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। इसमें क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में रहेगा शरद ऋतु। ये सूरज के सामने आने से, इसको मैं डिटेल में और आपको जो आगे आने वाले चैप्टर्स होंगे उसमें समझाऊंगा। अभी देखो बच्चों, अभी आपको और समझाता हूँ। यहाँ पे सामान्यतः क्या होता है, एक वर्ष को हमने गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद हमने कितनी ऋतु में बांटा हुआ है, अभी इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो गर्मी, सर्दी, बताओ बच्चों जनरली कौन सी ऋतु होती है, 4 ऋतु में बांटा हुआ है वर्ष को। गर्मी पड़ती है, फिर सर्दी, बसंत और शरद, ये 4 ऋतुओं में बांटा हुआ है, ठीक है। ऋतुओं में जो परिवर्तन है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो आपसे कोई पूछे कि ऋतुएं कैसे बनती हैं, तो आप ऋतुएं कैसे बनती हैं, आप कहोगे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण जो पृथ्वी की स्थिति है वो सूर्य के सापेक्ष में बदलती रहती है, उसके अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार हमारा क्या ऋतुओं का परिवर्तन होता है या ऋतुएं बनती हैं। अब चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं। देखो बच्चों, इसको मैं आपको डिटेल में यहाँ बताता हूँ। उस वाले फोटो में तो आप देख ही रहे हैं, ये हमारा सूरज है, ठीक है, और पृथ्वी आपको पता है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब 21 जून का समय है, यहाँ पे नहीं था 21 जून का, 21 जून का तो समझना। देखो एक बार आप समझ गए तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सूरज है, ठीक है बच्चों। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके अभी छोटी क्लासेज में हो, ऐसा ना हो कहीं आपके बहुत सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आए। देखो ये ऐसे है, ये यहाँ पे 21 जून वाला समय है। 21 जून पे पृथ्वी की स्थिति ऐसे होती है अपने अक्ष पे, आपको पता है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है आपका बच्चों क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो आप देख रहे हो कि उत्तरी ध्रुव का जो एरिया है वो सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है इस टाइम पे 21 जून पे। ये इस तरह से पृथ्वी की स्थिति है। तो इस उत्तरी ध्रुव जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा क्या कहाँ होती है, 23.5 डिग्री उत्तर पे होती है और मकर रेखा कहीं यहाँ होगी। तो कर्क रेखा जो है वो पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल ऐसे होगी जस्ट सामने। तो इस पे सबसे ज्यादा प्रकाश आएगा कर्क रेखा वाले एरिया पे, मकर रेखा वाले एरिया पे कम प्रकाश जाएगा क्योंकि वो यहाँ कहीं होगी, टेढ़ी हो गई है। तो इसलिए क्या होगा कि कर्क रेखा पे, यानी कि कर्क रेखा कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में,
तो उत्तरी गोलार्ध वाला जो एरिया है उसमें ज़्यादा प्रकाश आएगा, वो ज़्यादा गर्म होगा, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध वाले एरिया में गर्मी पड़ेगी। और हमारा भारत भी इसमें उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हमारे यहाँ भी 21 जून को क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है जून में। तो यही लिखा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में क्या होगी बच्चों, ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होगी। ये ध्रुवों वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होगी क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। लेकिन उत्तरी ध्रुव जो है, ये उत्तरी ध्रुव तो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो उत्तरी ध्रुव में फिर भी ज्यादा रोशनी प्राप्त होगी, और उत्तरी ध्रुव जो ये वाला एरिया, इस पे हमेशा रोशनी रहेगी। लेकिन दक्षिणी ध्रुव वाले एरिया में कभी रोशनी पड़ेगी ही नहीं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे दक्षिणी ध्रुव में रोशनी नहीं पड़ेगी, तो उत्तरी ध्रुव में क्या रहेगा, हमेशा दिन रहेगा, और दक्षिण ध्रुव में ज्यादातर बच्चों क्या रहेगी, रात रहेगी। इसलिए बोलते हैं ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात रहती है। ठीक, जब ये घूमता घूमता 6 महीने बाद जब ये इधर आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पे 22 दिसंबर को, तब इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी बच्चों। इसको उल्टा बनाना ना, इसको हटाओ। जब ये घूमता घूमता यहाँ आ जाएगा तब इसकी पोजीशन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे। अब आप देखोगे कि दक्षिणी ध्रुव पे इस पे रोशनी पड़ेगी, ये वाला इधर चला जाएगा, यहाँ तक रोशनी जाएगी सूरज की, और इस पे दिन होने लग जाएंगे। अब इस पे रोशनी पड़ेगी दक्षिणी ध्रुव पे हमेशा 22 दिन, तो इस पे दक्षिणी ध्रुव पे अब दिन रहेंगे, और इस पे उत्तरी ध्रुव पे अब हमेशा रात रहेगी। इसलिए बोलते हैं कि 6-6 महीने के दिन और 6-6 महीने की रात होती है ध्रुवों पे। ये समझ में आया बच्चों। तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता था, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तो लगातार क्या रहेगा, दिन रहेगा। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो इन क्षेत्रों में जब दिन, हमें ज्यादातर टाइम पे क्या रहेगा, दिन रहेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी इस एरिया में ज्यादातर पड़ेगी, तो ज्यादातर दिन रहेगा, तो यहाँ पे दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और रातें क्या हो जाएंगी बच्चों, छोटी हो जाएंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के आसपास लंबा दिन रहता है और रातें छोटी होती है। तो हमारे भारत देश में भी आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में दिन लंबा हो जाता है और रातें क्या होती हैं, छोटी हो जाती है, जो कि सर्दियों में उल्टा हो जाता है, रात लंबी दिन छोटा। अब देखो 22 दिसंबर की बात करते हैं, अब हम 22 दिसंबर के आसपास की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो 22 दिसंबर के आसपास आप देखिए, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य के ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलते हैं, दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया था। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो हमारे यहाँ जो क्रिसमस पर्व है वो 25 दिसंबर को मनता है कि नहीं मनता। तो 25 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या रहती है, सर्दियां रहती हैं। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे जो दक्षिणी गोलार्ध में, वहां पे क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है, गर्मियों में। वहां पे 25 दिसंबर के आसपास क्या रहती है, गर्मी रहती है। तो ये एक पृथ्वी की एक अद्भुत चीज है, ये आपको समझनी है कि आधे एरिया पे गर्मी, आधे एरिया पे दिन कैसे रहती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे कहा जाता है विषुव। ये आपको समझ में आया। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में रहेगी शरद ऋतु, और 23 उत्तरी गोलार्ध में रहेगी शरद ऋतु 23 सितंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी बसंत ऋतु। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी शरद ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा बच्चों, शरद ऋतु। ये आपको समझ में आया, बसंत ऋतु, शरद ऋतु। तो देखो अब हमारे भारत के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। 22 दिसंबर को क्या रहेगा बच्चों, सर्दी। हमारे भारत के उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो 22 दिसंबर को सर्दी। फिर आएगी हमारी 21 मार्च। 21 मार्च को क्या रहेगा बच्चों, बसंत ऋतु। सर्दी के बाद कौन सी ऋतु आती है, बसंत। फिर आ जाएगी 21 जून। 21 जून को क्या पड़ने लग जाएगी अपने यहाँ, गर्मी। फिर 21 जून के बाद आ जाएगा 23 सितंबर। 23 सितंबर को बच्चों क्या होता है, शरद ऋतु, शरद ऋतु। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, हो गया। यही हमारी ऋतु है। इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन के एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो आपको समझ में आ गया। अब बच्चों के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बताइए पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो आपसे कोई पूछे पृथ्वी के अक्ष जो है उसका झुकाव कोण क्या है, ठीक है।
तो आपका होगा कि कक्षीय समतल के साथ ये 66 डिग्री कोण पे झुकी हुई है और अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है पृथ्वी 23.5 डिग्री। लेकिन उसने पूछा अक्ष का झुकाव कोण, तो अक्ष का झुकाव कोण कितना हो जाएगा 66 डिग्री कक्षीय समतल के साथ, ठीक है। और अक्ष कितना झुका हुआ है 23.5 डिग्री। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो आप मैंने बोला था ना ये आएगा। तो घूर्णन क्या होता है बच्चों, घूर्णन होता है अपने अक्ष पे घूर्णन करना, अपने अक्ष पे घूमना पृथ्वी का, वो कहलाता है घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमना, वो क्या कहलाता है परिक्रमण। लीप वर्ष क्या है, तो आपका होगा कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 सही 1/4 दिन। 1/4 दिन का मतलब हो जाता है 6 घंटे, और 6 घंटे ऐसे जुड़ते हुए 4 साल में कितने बन जाते हैं बच्चों 24 घंटे। मैंने आपको ये डिटेल में बताया था। और 24 घंटे का मतलब फिर से क्या होता है एक दिन, वो एक दिन हर 4 साल में 365 दिन में जोड़ दिया जाता है, तो उस तरह से वो क्या हो जाते हैं 366 दिन। और 366 दिन का क्या होता है एक लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है। तो हर लीप वर्ष 4 साल में आता है जो कि 366 दिन का होता है। और ये एक दिन कहाँ जोड़ा जाता है फरवरी के महीने में। फरवरी का महीना वैसे तो 28 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिन का होता है 29 दिन का। उत्तर एवं दक्षिण अयनांत, तो उत्तर एवं दक्षिण अयनांत आप बता दोगे ना। 22 दिसंबर को क्या रहता है बच्चों उत्तर अयनांत। 22 दिसंबर को क्या होता है उत्तर अयनांत। और 21 जून 22 दिसंबर 21 जून को क्या रहता है बच्चों दक्षिण अयनांत। उत्तर अयनांत में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा रहता है। विषुव क्या है, विषुव में आप बता दोगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें दोनों गोलार्धों में सीधी पड़ती हैं और विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आप कह सकते हो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक। और दोनों गोलार्ध समान मात्रा में रोशनी या प्रकाश प्राप्त करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और इस समय पर दिन और रात की स्थिति बराबर होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है विषुव कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों आप ये बताओ बच्चों। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिणी जो गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को अगली क्लास में बताना, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। आपको कितना समझ में आया ये अयनांत आपको पता चलेगा। अगला देखिए, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। मैंने आपको ये बता दिया क्यों होती है, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ध्रुव पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, ये ऐसे है सूरज यहाँ पे, तो इस वाले एरिया में हमेशा दिन रहेगा क्योंकि यहाँ प्रकाश आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश आ ही नहीं पाएगा। तो इस एरिया में क्या रहेगी बच्चों रात रहेगी, और इस एरिया में क्या होगा 6 महीने तक दिन रहेगा, क्योंकि 6 महीने बाद इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तब इस एरिया में दिन रहेगा, इसमें रात रहेगी। ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, आप इसको लिखिएगा। पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति क्या कहलाती है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती हैं बच्चों 21 मार्च को। तब उसी तो विषुव कहा जाता है। गर्मी में ग्रीष्म क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये तो हम बताए थे। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, ऋतुओं में परिक्रमण के कारण होता है ना। और घूर्णन के कारण क्या होता है बच्चों दिन और रात। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को पृथ्वी की को क्या कहते हैं घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार, कौन सी कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पे। कर्क रेखा कहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध में, और हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कब पड़ती है जून में, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो कर्क रेखा पे। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शीत ऋतु में दिन क्या होते हैं बच्चों छोटे होते हैं, रात लंबी होती है, ठीक है। हो गए सारे क्वेश्चंस, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, बस ये क्वेश्चन रह गया, इसको आप डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। इसको आप समझो तो आप ये पता चलेगा कि आपने कितना समझा है, तभी आप ये आंसर दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। मेरे सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, तो फिर कुछ आपको भी प्रैक्टिस करना है। नहीं आता मैं अगली क्लास में आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों से भी बोलिएगा।